नमस्कार, आप देख रहे हैं गुनाह और मैं हूं रचना नितेश। एक और कातिल पत्नी की कहानी। 2283 करोड़ की ठगी को आखिर कैसे दिया गया अंजाम और कैसे चलता था एक असली नोट के बदले 3 नकली नोट का पूरा खेल। 46 दिन में 36 बार फायरिंग का आखिर क्या है राज, जानेंगे आज गुनाह में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्रग्स का कारोबार अपने पैर पसार रहा है। इस कारोबार को चलाने के लिए यहाँ प्रोफेशनल्स तो है ही जो दूसरे राज्यों से आते हैं, लेकिन इसके साथ ही रायपुर में दूसरे शहरों से आई लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। और ऐसी ही 2 लड़कियों को अब 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये लड़कियां महंगे क्लब्स में जाती थी, वहां लड़के लड़कियों से दोस्ती करती थी और फिर खूब चलता था नशे का कारोबार। कैसे फूटा इनका भांडा और कैसे चलता था ये पूरा नेटवर्क, रिपोर्ट में देखिए। ड्रग्स सिंडिकेट के टारगेट में कॉलेज और पार्टी गर्ल। पहले एमडी कोकेन की लत, फिर बनाते हैं सप्लायर। गोवा, मुंबई, रायपुर की हाई प्रोफाइल पार्टीज में डिलीवरी। अब काटेंगे 10 साल की सजा। रायपुर में ड्रग्स सिंडिकेट अब सोशल सर्कल में एक्टिव चेहरे तलाश रहा है। पार्टीज में जाने वाली लड़कियां, कॉलेज स्टूडेंट्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कूल दिखने वाले प्रोफाइल टारगेट में हैं। ऐसी 2 लड़कियां ड्रग्स सिंडिकेट में फंसी, जिन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। रायपुर एनडीपीएस कोर्ट ने पहली बार किसी लड़की को 10 साल की सजा सुनाई है। फैसले ने साफ किया है कि ये लड़कियां सिर्फ यूजर नहीं बल्कि सप्लाई चेन का हिस्सा थी, ड्रग्स को आगे बढ़ाने का जरिया थी। 10 जून को रायपुर के कोर्ट रूम में जब एनडीपीएस जज ने सजा सुनाई तो नेहा भगत की आंखें नीचे झुक गईं। प्रिया स्वर्णकार के चेहरे पर अफसोस और आंखों में आंसू थे। ये वही लड़कियां थीं जो 2 साल पहले पार्टीज और इंस्टाग्राम स्टोरीज में कूल मानी जाती थी, महंगी पार्टियों और बोल्ड कैप्शन वाली तस्वीरों के लिए जानी जाती थी। ये दोनों रायपुर, गोवा और मुंबई में हाई प्रोफाइल पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करती थी। 10 जून को दोनों लड़कियों के सामने 10 साल की जेल थी। पीछे न कोई इंस्टाग्राम स्टोरी, न कोई फॉलोअर्स की भीड़। इनके साथ इनके 3 और साथी प्रखर मारवा, मोहम्मद आवेश और अभय कुमार मिर्चे भी इसी कोर्ट रूम में थे। सभी को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। दरअसल 25 दिसंबर 2022 को रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में अंबुजा मॉल के पास एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष पुलिस टीम ने रेड की थी। इस रेड में 5 अभियुक्तों के कब्जे से प्रतिबंधित एमडी ड्रग्स कुल 7.1 ग्राम से अधिक मात्रा में बरामद हुआ था। गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट ने 5 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। ये मामला बताता है कि कैसे रायपुर में ड्रग्स के इस खेल में यंग लड़कियां भी शामिल हैं। रायपुर में ड्रग्स के इस खेल के मोहरे फिलहाल अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन इनके सरगना अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कहते हैं कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्यार किसी भी उम्र में हो जाता है, लेकिन यही प्यार जब सोचने समझने की उम्र के पहले हो जाए तो बर्बादी का कारण भी बन जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ पुणे की रहने वाली एक 14 साल की नाबालिग के साथ, जिसने अपनी कच्ची उम्र में इश्क तो कर लिया, लेकिन उस इश्क और भरोसे के बदले उस नाबालिग को मिली सजाए मौत। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। तारीख 13 मई 2025, जगह नैनपुर रेलवे स्टेशन। नागपुर से शहडोल जाने वाली ट्रेन में नैनपुर स्टेशन पर एक नाबालिग लड़की बेहोशी की हालत में टीटी को मिली थी। उसकी हालत नाजुक थी। जीआरपी पुलिस नाबालिग को लेकर जबलपुर पहुंची और इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान लड़की से बयान लिए गए कि आखिर वो इस हाल में कैसे पहुंची। लड़की ने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई और फिर 15 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ट्रेन में बेहोशी की हालत में मिली लड़की पुणे की रहने वाली 14 साल की नाबालिग है। उसे अपने ही दूर के एक रिश्तेदार से इस तरह इश्क हुआ कि वो उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने संजोने लगी। जिस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए, करियर बनाना चाहिए,
उस उम्र में ये लड़की शादी के सपने देखने लगी। इश्क में इस नाबालिग लड़की ने सारी हदें पार कर दी, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। वो अपने दूर के रिश्तेदार करण की बात में आकर 26 मई को घर छोड़कर उसके साथ चली गई थी। ये वही करण सिंह है जिसका जिक्र नाबालिग ने मरने से पहले अस्पताल में किया था और इसी के आधार पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। 26 मई को जब नाबालिग जवान लड़की घर से गायब हुई तो परिजन परेशान थे। नाबालिग के परिजनों ने पुणे के बर्ड गार्डन पुलिस थाने में नाबालिग के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब तलाश की तो करण सिंह राठौर के भी लापता होने की जानकारी मिली। लड़की की खोज में पुणे सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में पुलिस नाबालिग की तलाशी में जुट गई। दोनों के मोबाइल बंद होने के कारण नाबालिग का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 13 मई को नागपुर से शहडोल जाने वाली ट्रेन में नैनपुर स्टेशन पर नाबालिग बेहोशी की हालत में टीटी को मिली। इलाज के दौरान लिए गए बयानों में नाबालिग ने बताया कि करण सिंह राठौर ने उसे नशे की गोलियां खिलाई थी। जबलपुर पहुंचे नाबालिग के परिजनों ने भी करण सिंह राठौर नाम के अपने एक रिश्तेदार पर नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर से ले जाने की बात मीडिया से बताई। वो लड़के ने फोन करके उसको बुलाया, बोला कि हम लोग शादी करेंगे बाहर बहुत दूर जाके, तो घर पे बताना मत किसी को। 26 तारीख को वो दोपहर में 2:30 बजे यहाँ से गई, किसी को कुछ बताया नहीं। उसके लड़का नगर में रहता हूँ, करण सिंह राठौर। हाँ जी, उसको जहर पिलाया था। मौत से पहले नाबालिग द्वारा जबलपुर जीआरपी पुलिस को दिए गए बयानों के आधार पर बर्ड गार्डन पुलिस द्वारा करण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाशी शुरू की गई, जिसके बाद करण सिंह भी नागपुर स्टेशन में एक ट्रेन में बेहोशी की हालत में मिला। उसे इलाज के लिए नागपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वो बालिका की मृत्यु होने के बाद यहाँ पे मर्ग जांच हुई। मर्ग जांच के बाद उसका पीएम कराया गया था। पीएम रिपोर्ट और डॉक्टर द्वारा प्रदत्त बिसरा बर्ड गार्डन पुलिस को सौंप दिया गया है। वो वहाँ पे इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध है, जो आगे की विवेचना बर्ड गार्डन थाने से ही हो रही है। ये जो अचेत अवस्था में गाड़ी में मिली थी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। नाबालिग का अपहरण, फिर हत्या और युवक का बेहोशी की हालत में मिलना, अब पूरा मामला पुणे पुलिस के लिए बेहद पेचीदा हो गया है। अब करण के होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन नासमझी भरी उम्र में प्यार और फिर एक तरफा भरोसे से नाबालिग की जिंदगी खत्म हो गई। तो वहीं जिस माँ बाप ने जिन आंखों से अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के सपने संजोए थे, अब उन आंखों में सिर्फ अपनी बेटी को खोने का दुख और आंसू हैं। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। देश के अलग अलग जगहों से आपने इस वक्त कातिल पत्नियों की बहुत सी खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में अब एक पत्नी को छोड़ दूसरी के पास जाने वाला पति भी सुरक्षित नहीं है। एक पत्नी को छोड़ा और दूसरी के पास गया, लेकिन उसने भी इस पति को मार डाला। देश में मानो पतियों को मारने का इन दिनों ट्रेंड सा चल पड़ा है। ये पूरा मामला क्या है ये गुत्थी और कैसी थी ये कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। जबलपुर के आधारताल इलाके के रहने वाले 36 साल के अरविंद गोटिया की शादी करीब 11 साल पहले संगीता से हुई। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और 7 जन्म तक साथ रहने की गांठ बांध ली। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही अरविंद को अपने साथ काम करने वाली गणेशी बाई से मोहब्बत हो गई। गणेशी बाई के पति की मौत के बाद वह अकेली रहती थी। इस वजह से अरविंद का उसके घर आना जाना हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद अरविंद अपनी पहली पत्नी संगीता से तलाक लेने के लिए कागजी कार्रवाई में जुटा हुआ था और इधर गणेशी बाई के साथ रहता था। गणेशी बाई के साथ अरविंद के रिश्ते कुछ दिन तो अच्छे चले, फिर दोनों के बीच झगड़े और विवाद होने लगे। फिर इन्हीं बातों से तंग आकर गणेशी बाई ने अरविंद को मारने का प्लान बनाया। 16 जून की सुबह अरविंद अपने घर से काम पर निकला। कुछ देर बाद गणेशी बाई ने अपने आसपास के लोगों को पति के तालाब में डूबने की जानकारी दी। 17 जून को अरविंद की लाश
पुलिस ने तालाब से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अरविंद की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि सिर में चोट लगने से हुई है। तालाब पे दिनांक 27 को एक लाश मिली रही। उसका पत्नी द्वारा बताया गया था कि मेरा पति पानी में डूब गया है। तालाब में उसकी लाश मिली रही। आस पड़ोस लोगों से पूछताछ की गई, मृतक का पीएम करवाया गया। पीएम में डॉक्टर द्वारा स्पष्ट लिख के आया कि मृतक की मृत्यु पानी में डूबने के कारण नहीं हुई, सिर में चोट लगने के कारण हुई है। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी और तालाब के आसपास रहने वाले लोगों और मछुआरों से पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि एक दिन पहले अरविंद और उसकी पत्नी गणेशी तालाब के किनारे लड़ रहे थे और गणेशी बाई ने ही अरविंद के सिर में पत्थर से वार किया। हत्या करने के बाद लाश को तालाब में ढकेल दिया। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर गणेशी बाई ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। लाश की शिनाख्ती की तो पता चला, आस पड़ोस लोगों ने बताया कि इस मृतक का नाम अरविंद है। अरविंद फिर हमने आस पड़ोस के लोगों ने मछुआरों से पूछताछ करी तो उनके द्वारा बताया गया कि 16 तारीख को मृतक एवं उसकी दूसरी पत्नी का झगड़ा तालाब किनारे हो रहा था। जब मृतक की दूसरी पत्नी से पूछताछ की गई, उसने स्वीकार कर लिया है कि मेरे पति का तालाब के झगड़ा हुआ था, मैंने उसके सिर में पत्थर मार दिया था, उसके मरने उपरांत मैंने उसकी लाश को पानी में ढकेल दिया था। पति की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन एक तरफ जहां इस घटनाक्रम ने अरविंद की जिंदगी के साथ साथ पहली पत्नी की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छीन ली, तो वहीं एक पति को खोने के बाद दूसरे पति का कत्ल कर गणेशी बाई ने खुद के हाथों को मेहंदी के बजाय पति के खून से रंग लिया। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। और गुनाह की वारदातों के बीच इस वक्त गुनाह से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चोरी की घटना हुई। अंबेडकर अस्पताल में मोबाइल और कैश चोरी कर लिया गया। मरीजों के परिजनों का मोबाइल और कैश यहां से चोरी हुआ और ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। 6 मोबाइल, 40,000 रुपए कैश चोरी करके फरार होता यह आरोपी, ये चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता। तहसीन, सबसे बड़े अस्पताल अंबेडकर अस्पताल का इस तरह की वारदातों से या कहें कि इस तरह की परेशानियों से शायद चोली दामन का साथ हो चला है। कभी कोई परेशानी तो कभी कोई, और अब तो परिजनों के मोबाइल और कैश भी सेफ नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रदेश के जो सबसे बड़े अस्पताल है मेकाहारा, जो राज्य का सबसे बड़ा, जहाँ दूरस्थ अंचल से जो लोग आते हैं, मरीज आते हैं, उनके परिजन जो हैं वो वहाँ आते हैं, उनके लिए पहले तो कोई व्यवस्था नहीं है कि वो कहीं सो सकें रात में, तो वो बाहर जो कॉरिडोर है उसमें सोते हैं। और वहाँ पे इस बात का बड़ा दावा किया जाता है कि सुरक्षा एकदम चाक चौबंद है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट लोगों के हाथ में सुरक्षा है, तो ये आलम है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से चोर जो है, छाती चोर, पूरी सुरक्षा को धता बताकर आराम से दिन दहाड़े और लोगों से के जो पर्स हैं, जो सो रहे हैं जो लोग, उस मोबाइल और पर्स लेके फरार हो जा रहा है। और अभी तक की जो जानकारी मिली है, इसकी शिकायत मौदापाड़ा थाने में हुई है और इस पर्स में 40,000 रुपए थे, 2 मोबाइल थे, इसके अलावा जो बाकी लोग थे उनके 6 मोबाइल वो लेके फरार हो गए। जब वो सो के उठे हैं तो उनको पता लगा है, इसका शिकायत की गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल एक बार फिर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जो अंबेडकर अस्पताल है, वहाँ की सुरक्षा पे लगा है कि ये बाउंसर रखते हैं, प्राइवेट एजेंसी को पिछले 10 साल से ठेका दे रहे हैं। तो इस तरीके के वारदातें जो हैं वो आए दिन इस बात की शिकायत मिलती है। लेकिन ये जो इस बार जो है एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है छाती चोर ने, और इसमें कहीं ना कहीं वहाँ की जो सुरक्षा कर्मी है उनकी संलिप्तता की भी जांच अगर होगी तो निश्चित तौर पे भी जितनी आसानी से चोरी कर रहा है उसमें साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वहाँ के लोगों के द्वारा ही कोई ना कहीं इसके कनेक्शन निकलेगा। निश्चित तौर पर तहसीन, अब देखिए, अब सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन सबसे बड़ा अस्पताल, इलाज वहां मिलता नहीं, सुविधाएं वहां मिलती नहीं, व्यवस्था होती नहीं, मरीज सुरक्षित नहीं, और अब तो मरीज के परिजनों के कैश भी वहां से चोरी हो रहे हैं। सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल और पूरे प्रबंधन पर एक बड़ा सवालिया निशान इस घटना ने लाकर खड़ा कर दिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता बल्कि पूरे देश की जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में कैसी व्यवस्था है कि वहां परिजनों को एक तो बाहर कॉरिडोर में सोना होता है, और अगर कभी कोई और हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी तो चोर ने चोरी की है, लेकिन खुदा न खास्ता कल को कोई बड़ी वारदात परिजनों के साथ हो जाती है, तब क्या होगा? इसके पहले कि कोई बड़ा हादसा हो और एक बड़ा कलंक इस अस्पताल पर लगे, समय रहते जागना होगा प्रबंधन को। और अब गुनाह में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको दिखाते हैं छतरपुर की।
फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग यहां पर की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल अवैध प्रेम संबंध के चलते एक महिला और उसके बच्चे को अगवा कर लिया गया। 1 दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। महिला के पति ससुराल वालों के साथ मारपीट की गई और फिर महिला और उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया। पूरी वारदात लवकुश नगर के सुमेड़ी गांव की है। आसपास के लोगों ने पूरी वारदात का एक वीडियो बनाया है, छत से बनाया, और ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। मामले की तफ्तीश में कई और राज भी सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि महिला का आरोपी से अवैध प्रेम का संबंध है। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज कर ली है और 2 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। पुलिस की 5 से ज्यादा टीमें बाकी आरोपी की तलाश में जुटी हैं। वहीं पुलिस ने बोलेरो और बाइक भी जब्त की। SP ने आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है। मामले में विवेचना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस मामले में 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। अभी तक पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी लिया गया है। साथ में घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी और अन्य 2 बाइकों को भी जब्त किया गया है। अब हम शीघ्र ही कई टीमों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और इसमें जल्दी आरोपी गिरफ्तारी होगी और महिला और बच्चों को गिरफ्तार कर रही है। इधर राजधानी भोपाल में लगातार ठगी की वारदातें हो रही हैं। भोपाल STF ने इस बीच 2 ठगों को अरेस्ट किया। इन ठगों ने दरअसल निवेश के नाम पर दुगना पैसा लौटाने का झांसा दिया और ये झांसा देकर करोड़ों रुपए लोगों से ठग लिए। आरोपी यॉर्कर FX और यॉर्कर कैपिटल कंपनी में निवेश करने पर 6 से 8% फिक्स मुनाफे का झांसा दिया करते थे और लोग भी इस झांसे में फंस गए। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आरोपी अब तक 2,283 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। ठगी की ये रकम आरोपियों ने 16 अलग अलग खातों में प्राप्त की। STF ने 90 करोड़ रुपए फिलहाल सीज किए हैं। इन्हें आरोपी विदेशी खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके पहले इसे सीज किया गया। अब STF दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं रजिस्ट्रेशन के नाम पर आरोपी 10 से लेकर 18,000 रुपए लेते थे। निवेश कराने के बाद कुछ दिन लोगों को रिटर्न देकर उनका भरोसा भी जीतते थे। आरोपी ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि गिरोह के सरगना दुबई में बैठे हैं और उन्हें हर ठगी के बाद कमीशन की रकम दी जाती है। रकम को कन्वर्ट कर दुबई भेज दिया जाता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में इजाफा किया और अलग अलग राज्यों में इसी तरह के कई मामले दर्ज है, जिनकी संख्या 16 बताई जा रही है। अभी हमारे पास में करीब 17-18 लोगों के नाम हैं। इसमें हम लगातार एविडेंस कलेक्ट करते जा रहे हैं और जिस के खिलाफ एविडेंस आ रहे हैं हम उनकी अरेस्टिंग कर रहे हैं। अभी तक 2 गिरफ्तार हैं। जबलपुर में 1 असली नोट दीजिए और 3 नकली नोट लीजिए, इस तरह का एक ऐड और इस तरह का एक गिरोह काम कर रहा था। दरअसल नकली नोट छापने वाले गिरोह पर जबलपुर में एक्शन हुआ और जब एक्शन हुआ तो कई राज निकलकर सामने आए। हनुमान ताल पुलिस ने सरगना के 5 सदस्यों को अरेस्ट किया। इन आरोपियों से 15 लाख के नकली नोट बरामद हुए। दरअसल हाल ही में गिरोह का सरगना, जिसका नाम ऋतुराज विश्वकर्मा है, उसे गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर ही पूरी कार्रवाई आगे बढ़ी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रिंटर से हूबहू 500 के नोट छापे जाते थे। ये गिरोह 1 असली नोट के बदले 3 नकली नोटों की सप्लाई करता था। यानी अगर आप 500 रुपए देंगे तो आपको 1500 रुपए नकली वापस मिलेंगे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि मंडला के संतोष श्रीवास्तव और अजय नवेरिया ने गिरोह को 4 लाख देकर 12,50,000 के नकली नोट खरीदे। आरोपी से पूछताछ में माना जा रहा है कि और भी कई खुलासे हो सकते हैं। इसमें अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक 18 लाख रुपए के जाली नोट जब्त किए जा चुके हैं और बाकी अभी विवेचना में और बिंदु जो स्पष्ट किए जाने हैं, इसमें और कहानी आगे सामने आएगी। और उधर रायपुर से आपको खबर बता दें, जहां पर ACB और EOW के फर्जी अफसर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ।
फर्जी ऑफिसर हसन आबिदी मामले में ये खुलासा है। दरअसल एक डीएसपी स्तर के अफसर से चैट बरामद होने की खबर सामने आ रही है। इस चैट में हसन और डीएसपी के बीच वसूली की बातें हो रही हैं। पुलिस विभाग में इस चैट के सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। तस्वीरें भी आप देखिए, क्या बातें हो रही हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं। हसन की रिमांड फिलहाल खत्म हो चुकी है, जेल भेजा गया है, लेकिन वो डीएसपी कौन है, इस पर से पर्दा कब तक उठेगा। जानकारी के साथ तहसीन जैदी हमारे क्राइम रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, जिस तरह से अब चैट सामने आया है, फर्जी अफसर हसन आबिदी मामले में एक बड़ा खुलासा है। ये तो डीएसपी के साथ भी वसूली की बातें कर रहे थे। बिल्कुल, जिस तरीके से जो कह सकते हैं एसीपी के अधिकारी सरकारी महिला अधिकारी के पति से जो करोड़ों की ठगी हुआ था, उसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इसमें एक चैट सामने आई है पुलिस की जांच में, जो कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी की बताई जा रही है। हालांकि अभी उसका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन ये काफी चौंकाने वाला एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें साफ तौर पे वो खुद पुलिस विभाग वाले जो हैं उनको अपशब्दों का यूज उसमें किया गया है, और उसके बाद उससे भी साफ तौर पे बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में बातचीत की गई है। और ये जो चैट है पूरी तरह से आने वाले दिनों में प्रशासनिक हड़कंप इस चैट के बाद से मच गया है। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पे पुलिस के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सामने आई है कि ये जो चैट है ये उसके व्हाट्सएप चैट से मिली है, और अभी इसकी जांच की जा रही है कि कौन अधिकारी है और जिससे ये इसके दोस्ताना संबंध थे और इसमें जो इतनी बड़ी एक वारदात की है। अगर पुलिस अधिकारियों का ये जरूर कहना है कैमरे के पीछे कि अगर इसमें जांच सही होती है तो आने वाले दिनों में उस अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो तहसीन, कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत के बाद कुछ और भी खुलासे हों और कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए। हालांकि कार्रवाई पर नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो नकली अफसर और डीएसपी के बीच बातचीत के ये चैट सामने आए हैं। देखना होगा कि और क्या क्या खुलासा होता है। गुनाह में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे इतना ही कहेंगे कि गुनाह की ये खबरें हम आपको सिर्फ बताते नहीं हैं, बल्कि इसको बताने का हमारा मकसद है आपको सतर्क करना। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।